हेलो प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार वर्मा मास्टर के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9 विषय विज्ञान की बात की जाएगी। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान की पहले परिभाषा की बात करते हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो अगर विज्ञान जो है उसको जो हमारा कक्षा 9 का सिलेबस है उसमें पहले पार्ट से पहले कुछ हम थोड़ा बहुत उसके तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं, परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ लेते हैं, यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम अपने पार्ट पे पहुंचेंगे। तो ध्यान देंगे इधर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं तत्वों के बारे में। तो सभी बच्चे पेन कापी लेकर बैठेंगे, साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक की। तो यहाँ से अब तत्व है क्या? तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर तत्व का निर्माण होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर तत्वों का निर्माण होता है। अब जब अगर विज्ञान पढ़ना है तो पहला पोर्शन जो हमारा है रसायन विज्ञान का पोर्शन है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल चीजों की बात होगी, तत्वों की बात की जाएगी, यौगिक की बात की जाएगी, अणुओं की बात की जाएगी। तो तत्व जो छोटे छोटे कणों से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर बने होते तत्व कहलाते हैं। अगर हम यौगिक की बात करें तो एक, दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। अणु की अगर बात किया जाए कि अणु किसे कहते हैं, तो समान या लगभग समान प्रकार के परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणुओं का निर्माण करते हैं। अगली बात है कि प्रतीक क्या होता है। प्रतीक किसी भी जो परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं उनको निरूपित करने के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला या लैटिन भाषा के 60 शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रतीक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो पहले हम कुछ प्रमुख तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्रम से हम बात करेंगे, क्योंकि अब तक के हमारे कुल तत्वों की जो खोज हो चुकी है, कुल तत्वों की खोज है 118। मतलब कुल तत्वों की जो संख्या है, कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी? कुल तत्वों की संख्या 118, जिसमें से 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है। 92 तत्व क्या है? वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किए गए। और जो शेष तत्व आपके हैं वो आपके कृत्रिम है। शेष जितने भी आपके बने वो मानव निर्मित, ऐसा कह सकते हैं, कृत्रिम है या मानव निर्मित तत्व। तो हमको जो कुल तत्व हैं उनकी जानकारी करना, मतलब कुल तत्वों की संख्या जो 118 है उनको पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पर हमको कुछ तत्वों की केवल जानकारी लेना, लेकिन अगर बात की जाए कुल तत्वों की संख्या 118, जिसमें से 92 तत्व आपके प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किए गए। जो शेष आपके तत्व बचे वो मानव निर्मित या कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए गए। तो यहाँ से बात हो गई कुल तत्वों की। अब हम प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी कर लेते हैं, कितने कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में, तत्व का नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक को पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 आपका क्रम वाइज बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्रतीक H, परमाणु क्रमांक 1। दूसरा आपका है हीलियम, He2। अगला आ गया लिथियम, Li3। फिर अगला बेरिलियम, Be4। बोरान, B5। फिर कार्बन, C6। नाइट्रोजन, N7। ऑक्सीजन, O। फ्लोरीन, Fe9। नियान, Ne10।
नियॉन Na10। अगला आ गया सोडियम, यहाँ बात करते आगे। सोडियम कहाँ तक पहुंचे, 10 तक, 11 सोडियम, सोडियम Na11। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg12। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al13। सिलिकॉन, सिलिकॉन Si14। फास्फोरस, फास्फोरस P15। सल्फर, सल्फर S16। क्लोरीन, क्लोरीन Cl17। आर्गन, आर्गन Ar18। पोटेशियम, पोटेशियम K19। कैल्शियम, कैल्शियम Ca20। इसी प्रकार से हम 118 तत्वों को लिख लेंगे। तो कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम S21, टाइटेनियम Ti22, वैनेडियम U23, क्रोमियम Cr24। तो इस प्रकार से हम कुछ तत्वों के बारे में, बहुत सारे अभी तत्व हैं लेकिन शेष तत्वों को हम छोड़ रहे हैं। जो बेसिक तत्वों की बात है उन तत्वों की बात कर रहे थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या हो गया, ये हम लोग देखिए कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस प्रकार से हम प्रमुख तत्वों की बात कर ली। अब बात करते हैं धनायन और ऋणायन की, कि धनायन क्या होते हैं और ऋणायन क्या होते हैं। अब प्रमुख धनायनों के प्रतीक व उनकी संयोजकता हमने पढ़ा। प्रमुख तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक। अब बात करते हैं प्रमुख धनायनों के नाम, प्रतीक व उनकी संयोजकता। तो पहले बात करते हैं कि धनायन है क्या। भाई धनायन होते क्या हैं। तो धनायन जब किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से उस पर प्लस का आवेश आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक अभी इसके पहले वाले में हमने देखा प्रमुख तत्वों में, तो वहां सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखा गया था 11। लेकिन सोडियम वहां पे तत्व के रूप में था, परमाणु के रूप में था, लेकिन यहाँ बात आई धनायन के रूप में। तो धनायन मतलब ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण उन पर आवेश आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो 1 प्लस आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो 2 प्लस आवेश आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं तो 3 आवेश आपके आएंगे। तो जब उन पे प्लस आवेश आता तो जो इस प्रकार के तत्व होते हैं वो धनायन कहलाते हैं। मतलब आयन 2 प्रकार के, एक धन आयन, एक ऋण आयन। तो आयन किसे कहते हैं, तत्व या परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर उनके ऊपर एक प्रकार का आवेश आ जाता है, जिसे यह एक प्रकार प्लस या माइनस का आवेश आता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के आयन होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो धन जहां पर प्लस आवेश आता है, धन आयन जहां पर माइनस, अर्थात जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं धन आयन कहलाते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं ऋण आयन कहलाते हैं। तो कैसे सोडियम था, इसका परमाणु क्रमांक था 11, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो इस पर आ गया प्लस आवेश। जब प्लस आवेश आया तो इस पे कैसा, 1 प्लस आवेश, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 प्लस आवेश तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब प्लस और माइनस क्यों आती है भाई, प्लस तत्वों पर और माइनस क्यों आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब तत्व होते हैं वो किसी दूसरे तत्व के साथ जब जुड़ते हैं तो इनके बायकोष में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, साझे के कारण या उपसा संयोजकता के कारण ये तत्व आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी धनायन की।
अब धनायन है कौन कौन से, कैसे कैसे तत्वों को धनायन के रूप में लिया गया है, तो हम बात करते हैं क्रमांक, धनायन का नाम, प्रतीक और संयोजकता। अब एक दूसरी भी बात है संयोजकता, इसी समय समझते हैं कि आखिरकार संयोजकता क्या है। तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब किसी भी प्रकार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। ये बात हुई तत्व की। लेकिन अगर धनायन में संयोजकता निकालना तो धनायन में बहुत आसान, जितने भी उसके ऊपर चार्ज लगे हों वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर 1 प्लस चार्ज तो 1 संयोजकता, 2 प्लस चार्ज तो 2 संयोजकता। तो यहाँ से जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन की, या यहाँ पहले संयोजकता को निकालते हैं तो संयोजकता हम सोडियम भी लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरबरी के नियम के आधार पर। किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं? बोरबरी के नियम के आधार पर। अब बोरबरी का नियम है क्या? किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के रूप में होती है। मतलब बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है और कक्षाओं को 4 भागों में बांटा, K, L, M, N। इसको पहली कक्षा, इसको दूसरी, तीसरी, चौथी, इस रूप में। अब यहाँ से अगर n के स्थान पे पहला रखा गया तो 2 आया, 2 रखा गया 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, 3 रखा गया 3 त्रिका 9 दूनी 18 आया, 4 रखा गया तो 4 चौक 16, 16 दूना 32 आता, 2 8 18 32। मतलब बोरबरी ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो 2n² के रूप में होता है और जो परमाणु होते हैं उनमें जो कक्षाएं आई उनको K, L, M, N के आधार पर बांटा जाता है। और पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरे वाली कक्षा में 8 होती है, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32 होती है। ये बात हुई हमारे समझने के लिए। अब यहाँ से धनायन हम समझ लिए, संयोजकता, तो संयोजकता अब सोडियम का किए तो पहले कक्षा में 2 आया, फिर 8 आया, फिर 1 आया। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा तो एक प्रकार का जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसमें प्लस आप बचे कितने? 10। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 10। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया गया तो बाह्य कोश में 1 आया तो 1 की कमी हुई, लास्ट चार्ज। अब संयोजकता, जब परमाणु था तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन जब परमाणु नहीं है किस रूप में है? धनायन के रूप में, तो जितने चार्ज उस पे लगे होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो +1 के कारण इस पे यहाँ संयोजकता कितनी हो गई? 1। तो ये बात हुई धनायन की, संयोजकता की। अब संयोजकता निकालने की जो विधि थी उसे हमने बोरबरी का नियम नाम दिया। बोरबरी का नियम क्या था? प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के रूप में होता है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कितनी कक्षाओं में बांटा गया? K, L, M, N के आधार पर बांटा गया। K को पहली कक्षा, L को दूसरी, M को तीसरी और N को चौथी कक्षा नाम दिया गया। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते। ये बात हो गई धनायन की और संयोजकता की। अब हम प्रमुख धनायनों के नाम, प्रतीक और की संयोजकता को देख लेते हैं। तो यहाँ से पहला हाइड्रोजन, प्रतीक H+, संयोजकता 1 आपकी होती। दूसरा हीलियम He+, संयोजकता 1। तीसरा लिथियम Li+, 1। सोडियम Na+, 1। मैग्नीशियम Mg++, 2। अब यहाँ पर सोडियम में 1 और मैग्नीशियम में 2, ऐसा क्यों? सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता 1, मतलब वो दूसरे तत्व के साथ अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या साझा स्थानांतरण कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उसके बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और मैग्नीशियम में अधिकतम 2 आपकी, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए मैग्नीशियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो Mg++ 2 आपका। सिल्वर Ag+1, पोटेशियम K+1, बेरिलियम Ba++2, एल्यूमिनियम Al+++3, स्टैनिक Sn+++4 और स्टैनस Sn++2, फेरस Fe++2, फेरिक Fe+++3
और मर्क्यूरस Hg2++2, पारा Hg++2, निकिल Ni+1, अमोनियम NH4+1, क्रोमियम Cr++3, मैग्नीज Mn++2, मैग्नीज Mn3+3, जिंक के Mn++2। ये बात हो गई धनायन की। अब इस अगर हम धनायन जानेंगे ऋणायन जानेंगे तभी तो यौगिक बनाना जानेंगे। कैसे? अगर हम यहाँ उदाहरण की बात करके आपको समझाते हैं कि अगर हम धनायन की बात की, सपोज दैट हम यहाँ से मैग्नीशियम की बात की, हम मैग्नीशियम कोई तत्व ली और किसी के साथ जोड़ना है या मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कमी? 2 की। तो प्लस अब Cl पे 1 होता है, अभी हम ऋणायन बताएंगे तो वहां समझ में आएगा कि Cl में कैसे 1 होता है। तो यहाँ माइनस अभी जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद बनेगा MgCl। इस प्रकार का कोई यौगिक नहीं बनता, क्या MgCl2। तो जो ये आयन होते हैं वो पीछे वाले तत्व के परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ Cl की संख्या आपको पता चल जाएगी कितनी, 2 लेंगे। तो एक यौगिक बनाने की कला भी है, तरीका है। कैसे? हम यहाँ से लिए कि कोई नया यौगिक लेते हैं, स्टैनिक क्लोराइड ले लेते हैं या सोडियम क्लोराइड की, हमने यौगिक लिया सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड आपका होता है उसका सूत्र होता है NaCl। अब हमको यहाँ से निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बायकोष में, या कह सकते हैं कौन सा धनायन कौन सा ऋणायन। तो ये ब्रेक में, तो किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में इनको या धारा प्रवाहित करने पर या जलीय विलयन में घोलने पर ये अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ से NaCl ब्रेक हुआ, इसमें Na++Cl-, तो जो पीछे वाले तत्व के ये प्लस है, आगे वाले तत्व के परमाणुओं की संख्या, जो धनायनों की संख्या वो पीछे वाले तत्व के परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता, और पीछे वाले तत्व के ऋणायनों की संख्या आगे वाले तत्व के परमाणुओं की संख्या। जब Cl 1 था तो Na 1 है, Na++1 था तो Cl 1 है। तो यहाँ से MgCl2, जब Cl 2 थे तो Mg पर आवेश 2 और Mg 1 है तो Cl पर आवेश इतना 1, लेकिन परमाणुओं की संख्या कितनी? 2। इस प्रकार से हम यौगिक बनाना सीखते हैं। ये बात हो गई प्रमुख धनायनों के नाम, प्रतीक व उनकी संयोजकता की। अब बात करते हैं प्रमुख ऋणायनों के नाम, प्रतीक व उनकी संयोजकता की। तो ध्यान देंगे, तो प्रमुख ऋणायनों के नाम, प्रतीक व उनकी संयोजकता की बात। तो प्रमुख ऋणायन, अब ऋणायनों की अगर बात की जाए तो पहले ऋणायन किसे कहते हैं बात कर लेते हैं। ऋणायन है क्या? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं ऋणायन कहलाते हैं। फिर से एक बार, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रवृत्ति रखते हैं ऋणायन कहलाते हैं। धनायन किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं धनायन कहलाते हैं। तो ये बात हुई ऋणायन की, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा, जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो यहाँ से आ गया Cl-, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। तो ये बात हो गई इसके ऋणायन। अब संयोजकता, चाहे धनायन हो या ऋणायन, मतलब संयोजकता धनायन और ऋणायन नहीं होती, वो धनायन केवल होती है, लेकिन जो आपके आवेश होते हैं वो धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के। तो अब यहाँ से प्रतीक, भाई प्रतीक क्या है? जो तत्व हैं धनायन ऋणायन उनके लिए जो सिंबल प्रयुक्त किए जाते हैं वही आपके प्रतीक, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रतीक कहलाते हैं। अब संयोजकता, जो इसमें वहां धनायन जितने थे वो उसकी संयोजकता, यहाँ ऋणायन जितने वो उसकी संयोजकता। तो हम बात कर लेते हैं प्रमुख ऋणायनों की। तो पहली है क्लोराइड। अब अगर क्लोरीन बोला जाए तो क्लोरीन तत्व है, लेकिन क्लोराइड बोला जाए तो ऋणायन है। मतलब अगर कहीं आया Cl- लिखा हुआ है तो क्लोराइड, और किसी यौगिक में अगर ये जुड़ के आए जैसे NaCl, तो ये यहाँ पे क्लोरीन नहीं हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण आपस में जुड़े हुए हैं, तो कैसा? क्लोराइड बोला जाएगा। लेकिन जब यह केवल Cl के रूप में कहीं लिखा पाया जाएगा तो वहां पे क्लोरीन तत्व या परमाणु कहेंगे। जब इस रूप में पाया जाएगा तो इसे ऋणायन बोलेंगे।
ऋणायन। ये क्या है? ऋणायन। ये क्या हमारा परमाणु है, परमाणु या तत्व इसे कह सकते हैं। कहीं पर अगर Cl2 के रूप में आया, समान प्रकार के तत्व आपस में जब संयुक्त होते हैं तो अणुओं का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। ये क्या हुआ? ऋणायन। Cl क्या है? परमाणु या तत्व। इस रूप में अगर आया तो क्या प्रयुक्त किया जाएगा? तो यहाँ से Cl का मान क्लोराइड, ये अणु है तो इसको बोले क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस यहाँ पर हुआ। ये तत्व है तो इसे बोलेंगे क्लोरीन, क्लोरीन। ये ऋणायन है तो इसे बोलेंगे क्लोराइड। तो अब ये ऋणायन के रूप में हमेशा जो किया जाएगा तो क्या नाम होगा? सोडियम, सोडियम क्लोराइड। ये बात हुई ऋणायन की। मतलब हम यहाँ से समझ गए कि ऋणायन है क्या, इस प्रकार से यौगिक बनाने में ऋणायन प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पाठ को जानने से पहले या किसी यौगिक को जानने से पहले धनायन यौगिक कैसे बनते हैं, कैसे क्रिया होती है, किस प्रकार के तत्व आपस में संयुक्त होते हैं, उनके लिए हमें ऋणायन, धनायन और तत्वों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं वो अपना पेन पेंसिल लेकर अपने नोट्स पर लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे ऋणायनों और धनायनों की बात। तो यहाँ से अब हम प्रमुख ऋणायन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से है क्लोराइड Cl-। अब एक इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति रखता है तो इसकी संयोजकता 1, तो यहाँ से फ्लोराइड F-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, एसीटेट CH3CO-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, ऑक्साइड O-2, साइनाइड Cn-1, हाइपोआयोडाइड IO-1, नाइट्राइड NO2-1, नाइट्रेट NO3-1, बाइसल्फेट HSO4-1, बाइसल्फाइड HSO3-1, हाइपोक्लोराइड ClO-1, क्लोरेट ClO3-1, हाइपोक्लोराइड हाइपोब्रोमाइड BrO-1, ब्रोमेट BrO3 सिंगल-1। ये हो गई हमारी ऋणायनों की बात। तो इस प्रकार से हमने दो चीजें जाना, ऋणायन और धनायन। अब इसी स्थान पे हम यौगिक बनाना थोड़ा सा सीख लेते हैं। यौगिक बनाते कैसे? जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड कोई भी यौगिक बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो धनायन में पहुंचो, धनायन में सोडियम का जो प्रतीक था वो Na था, लेकिन धनायनों के नाम, प्रतीक वाले ही नाम, धनायन के नाम बहुत कम चेंज होते हैं। तो जो Na था वो भी सोडियम, लेकिन Na+ जो था वो भी सोडियम। अगर हम K+ की बात करें तो पोटेशियम आपका। हमको बनाना क्या? अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने बात किया सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम Na+ हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हुआ? OH-, मतलब एक संयोजकता थी, तो ये क्या नहीं, OH-। अब ये जब दोनों आपस में जुड़े तो NaOH, अब NaOH क्योंकि प्लस यहाँ था एक, OH था एक, तो दोनों एक एक आपस में जुड़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला गया तो KOH-, तो क्या बन गया? यहाँ से KOH आपका क्या बना? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आपका हो गया। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड बोला जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक और क्लोराइड के लिए एक, तो क्या बनेगा? NaCl आपका आ गया, NaCl। अगर बोल दिया जाए आपका यहाँ से कोई नया यौगिक, नए यौगिक के रूप में हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड बोल है तो आयोडाइड के लिए पोटेशियम प्लस I, तो KI आपका बना, मतलब यहाँ सिंगल यहाँ। इस प्रकार से क्या होते हैं? यौगिकों का निर्माण, धनायन और ऋणायन कि जितने अणु आयन लगे होते हैं उसके आधार पर अणुओं में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बात हो गई ऋणायन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक कि यौगिक है क्या और प्रमुख यौगिकों के बारे में पढ़ते। तो ध्यान देंगे भाई, यौगिक क्या है? तो बात करते थे प्रमुख यौगिक के नाम उनके 8 सूत्र। तो यौगिक है क्या? बात करते पहले यौगिक की।
तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। मतलब जब तक कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा यौगिक का निर्माण, अब दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक, अगर निश्चित नहीं होगा तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तो कैसे? जैसे हमको पता है सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 और Cl के परमाणुओं की संख्या 1, जब ये दोनों एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े तब क्या बना? NaCl आपका बना। अन्यथा सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण नहीं होता। जल बनाना है तो हमको पता है जल बनाने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 आपकी होगी। तो जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1, तो ये आपस में जुड़े, जब आपस में जुड़े तो किसका निर्माण किए? जल का। तो यहाँ अगर परमाणुओं की संख्या की बात करें, हाइड्रोजन के परमाणु 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1, ये दोनों के निश्चित मतलब 2:1 के अनुपात में जल हमको बनाना है। तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात होगा वो कैसा? H2O। तो हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या 2, ऑक्सीजन के तत्व या परमाणु की संख्या 1, तो इनका जो अनुपात है कैसा? 2:1। तो एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाएगा तभी जल का निर्माण होगा, अन्यथा जल का निर्माण नहीं होगा। तो ये बात हो गई प्रमुख यौगिक, मतलब यौगिक किसे कहते हैं बनाने की विधि। अब हम कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम व उनके रासायनिक नाम, साधारण नाम तथा उनके अणुसूत्र की बात। अणुसूत्र क्या है? तत्वों के द्वारा जो प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रतीकों के द्वारा जो यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं वो इनके अणुसूत्र आपके यौगिक आपके कहलाते हैं। तो बात करते हैं पहले साधारण नमक। तो साधारण नमक का अणुसूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, अणुसूत्र NaCl, इसका जो रासायनिक नाम Na, सोडियम, Cl के लिए क्लोराइड आपका हो गया। दूसरा आते हैं धावन सोडा। धावन सोडे को कह सकते हैं वाशिंग सोडा के नाम से। तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेका Na2CO3 10H2, तो हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट आपका नाम। अगला है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा NaHCO3 अणुसूत्र, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। फिटकिरी, फिटकिरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेस इंटू 24H2। तो रासायनिक नाम में हो गया पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस आपका जल। तो यहाँ से प्लस क्या हुआ? खड़िया मिलाया 5वां, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्रेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नीला थूथा इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2 हो आपका। अगला है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। लूनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपका होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सिंदूर मर्क्यूरस सल्फाइड HgS। शीश सिंदूर रेडलेट Bb3O4। गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तेजाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सोरेक अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2। लाल दवा पोटेशियम परमांगनेट KMnO4। ये हो गया हमारे प्रमुख यौगिक व उनके अणुसूत्र। अब हम बात करते हैं पाठ 1 की, कक्षा 9 पाठ 1। तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो हमारा पहला पाठ है कक्षा 9 का, जो हमारा पहला पाठ विज्ञान का है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में हमको गहन अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो बच्चे नोट्स और पेन जरूर लेके बैठेंगे, वीडियो देखते देखते नोट्स जरूर बना लेंगे। तो यहाँ से बात आती है पहले भाई पदार्थ होते क्या, पदार्थ है क्या? तो कोई भी वस्तु चाहे जिस रूप में हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है, मतलब जिन वस्तुओं में स्थान घेरने का, जैसे मार्कर हमने लिया
और इसको यहाँ पे रखा तो कुछ रेंज, कुछ दूरी इसने लिया, तो कुछ स्थान घेरा तथा इसमें द्रव्यमान का मतलब भार भी रखा गया, तो कुछ ना कुछ तो इसका दाब होगा। तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। बहुत सिंपल परिभाषा, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है पदार्थ कहलाती है। जैसे मार्कर कह सकते हैं, जैसे में वायु, जल, चीनी, रेत, कोयला। कोयला भी स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है। रेत भी, रेत मतलब बालू आपका है, तो वो भी स्थान घेरता है। चीनी शक्कर को बोलते हैं, इसका सूत्र C12H22O11 होता है आपका। अगला है जल, जल का सूत्र H2O होता है। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो अगर वायु की बात की जाए स्पेशल O2 की बात कर सकते हैं, और इसमें अनेक प्रकार की गैसें मिली होती हैं। तो ये जितने भी जिनमें स्थान घेरने की प्रवृत्ति व द्रव्यमान पाया जाता है वो पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं या मैटर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम, आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के आधार पर पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया। मतलब जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय ने वैज्ञानिकों ने पदार्थ की दो कैटेगरियां बनाई, एक भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा रासायनिक के आधार पे। तो बात करते हैं भौतिक गुण और रासायनिक की। भौतिक मतलब बाहरी आवरण के आधार पर जो उनमें गुण पाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जिनके बाहरी आवरण की बात किया गया, और कुछ ऐसे पदार्थ उसी में जिनके रासायनिक की बात किया गया, मतलब रासायनिक गुणों के आधार पे और कुछ में भौतिक गुणों के आधार पे। तो दो भाग में, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा। नंबर 1 आपका भौतिक गुणों के आधार पे, नंबर 2 आपका आया रासायनिक गुणों के आधार पे। तो अगर हम बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर, तो यहाँ से आपका हो गया भौतिक गुण के आधार पर, इसके आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया गया। मतलब भौतिक गुण जिसमें भौतिक अवस्था बदलती हो, तो भौतिक गुण के आधार पर क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर इसके आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया गया। फिर दूसरी बात है रासायनिक गुणों के आधार पर, तो इसके आधार पर पदार्थ को तत्व के रूप में बांटा गया, यौगिक के रूप में और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब पहले भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर, तो रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बात हो गई कि द्रव्यों को या पदार्थों को या मैटर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। अब बात हम करते हैं पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो 3, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। अगर पूछा जाए कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कुल अवस्थाओं की बात की जाए तो वहां पर बोलते हैं 5। 2 अवस्थाएं और बढ़ जाती हैं, एक अवस्था बढ़ती है प्लाज्मा और एक अवस्था बढ़ती है आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मतलब ये 2 अवस्थाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से भौतिक अवस्था, तो इसके अंतर्गत है ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करते हैं ठोस किसे कहते हैं, फिर ठोस के बारे में लिखेंगे। तो पहली हेडिंग हम डाल देते हैं यहाँ से ठोस है। तो बात कर रहे थे हम ठोस, तो नंबर 1 ठोस या सॉलिड। तो ठोस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है तथा इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिनके आकार व आयतन, तो किसी भी आकार में अगर है तो उनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है और उनके मध्य लगने वाले अणुओं में आकर्षण बल, जैसे ये कोई हम अणु ले लेते हैं तो ठोस के जो अणु हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो इसे क्या ये ठोस कहलाते हैं। जैसे के रूप में हम कह सकते हैं लकड़ी, मेड़, बर्फ, पेंसिल, खनिज आदि ये पदार्थ या ठोस। तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों, जैसे एक ईंटा दिया गया, ईंट को हम लिए तो ईंट वजन में 1 किलो, उसको अगर उठा के दूसरे स्थान पे लेते हैं
तो वो वहां से दूसरे स्थान पे जाने पर आकार में कोई मतलब उसके शेप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, उसको उठा के दूसरे स्थान पर रखने पर उसके द्रव्यमान में भी कोई अंतर नहीं आता। अगर 1 किलो यहाँ पर था, कुछ दूरी पर ले जाके उसको रखा गया, तब भी उसका वजन 1 किलो रहा। तो इस प्रकार से उसका आकार जिस आकार में था उसी आकार में, घनाकार आकृति में ईंटा था, घनाकार आकृति में ही दूसरे स्थान पर रखे रहा, कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इनके अणुओं में अंतराणु आकर्षण बल बहुत अधिक होता है या मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे में आपका आ गया लकड़ी, मेल, बर, पेंसिल, खनिज आदि, मतलब ये छोटे छोटे कण हैं, इनमें आकर्षण ज्यादा, तो एक को घसीटने पर दूसरा, जैसे ये ठोस है तो ठोस में अगर हम इस सिरे को भी पकड़ रहे हैं तो इसको लेने पर ये कण अगर इनमें आकर्षण बल कम होता तो नीचे का सिरा छूट जाता, इसके साथ में पूरा ना जाता, लेकिन आकर्षण बल अधिक तो इस सिरे को पकड़ने पर भी ये पूरा साथ में जा रहा है। तो इनके जितने भी छोटे छोटे कण हैं उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक था, जिसके कारण ये पूरा एक साथ में जा रहा है। और वजन अगर इसको यहाँ रखे थे, यहाँ से उठाने के बाद यहाँ रखे तो स्थान बदला गया, लेकिन इसके द्रव्यमान व इसके आकार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार आकार व आयतन दोनों निश्चित हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं ठोस अवस्था की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं। तो ठोस पदार्थ के गुणों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 आकृति, शेप के आधार पर, आयतन, वॉल्यूम के आधार पर, घनत्व, डेंसिटी, बहुत सारे हमारे पास है, लेकिन हम मुख्यतः 3 गुणों की बात करते हैं। तो आकृति की बात, अणु एक दूसरे से अत्यंत निकट होते हैं, मतलब इनमें जो कण होते हैं, अणु होते हैं, ये एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, बहुत कम स्पेस इनके मध्य होता है और आकर्षण बल बहुत ज्यादा। हमने कहा अभी एक सिरा लेते हैं, एक सिरा तो पूरा जाता है, मतलब कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। अगली बात आयतन की करते हैं, तो अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता नगण्य। अब इसके अंदर के जो कण हैं वो गति नहीं कर सकते, अगर गति करते तो क्या होता, इसके अंदर के कण बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता नगण्य होने के कारण आयतन भी निश्चित। अगर कुछ अणु इधर उधर भाग जाते तो भागने से क्या होता, इसके जो आयतन है उसमें एक प्रकार से कमी आ जाती, तो ऐसा होता नहीं, इसलिए आयतन भी निश्चित है। घनत्व, अब घनत्व निर्भर करता है अणुओं की गति पर, अणुओं पर निर्भर करता है, तो अंतराणु दूरी पर निर्भर करता है। ठोस में अंतराणु दूरी बहुत कम, मतलब बहुत अंतराणु आकर्षण बल ज्यादा होता है तो दूरी होती है कम, और द्रव गैस की तुलना में क्या होगा तो अधिक होता है, मतलब घनत्व जो है वो ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कण एक स्थान पे, मतलब अगर इसमें गति होता तो ज्यादा रेंज लेते, लेकिन गति न होने के कारण सब चिपकते गए तो इनका घनत्व क्या हो गया, सबसे ज्यादा। ठोस और द्रव की तुलना में इनका घनत्व ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हम गैस, द्रव और गैस को हम अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू। द्रव या लिक्विड वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार भिन्न भिन्न होता है तथा इनमें ऊपर से नीचे की दिशा में बहने का गुण पाया जाता है, द्रव कहलाते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल आदि, मतलब वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता हो वो द्रव कहलाते हैं। एक सिंपल परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, या वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित या भिन्न भिन्न किंतु आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर है तो हम अगर बाल्टी में लेते हैं 1 लीटर, उसको हम एक टब में डालते हैं 1 लीटर, लेकिन बाल्टी में रखने पर बाल्टी के आकार का, टब में रखने पर टब के आकार का, आयतन तो उतना है लेकिन आकार क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तो वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है तथा इनमें ऊपर से नीचे की दिशा में बहने का गुण पाया जाता है, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं। जैसे तेल हो गया आपका, दूध हो गया, पानी हो गया। अब द्रव्य अवस्था की विशेषता की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ से द्रव्य अवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित। नंबर 1 शेप या आकार की बात करते हैं, तो इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, मतलब
गिलास में पानी रखा गया तो गिलास के आकार का, उतने पानी लोटा में रखा गया तो लोटे के आकार का। मतलब आकार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन आयतन नहीं बदल रहा है। तो ये वही आकृति कर लेते हैं। मतलब इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये वही आकृति कर लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है। मतलब जिसमें डालोगे उस आकार के ये बन जाएंगे। दूसरी बात प्रसार, तो ताप बढ़ाने पर इनमें ठोस से अधिक प्रसार होता है। क्यों? क्योंकि जिनका अंतराणु आकर्षण बल जितना कम उनका प्रसार उतना ज्यादा। तो ठोस में अंतराणु आकर्षण बल बहुत ज्यादा तो उनका प्रसार कम। ताप जो द्रव है उनमें ताप देने पर ठोस से ज्यादा अंतराणु होता है तो और ज्यादा प्रसार, गैस में और अधिक प्रसार हो जाएगा। तो कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर ठोस से अधिक प्रसार होता है। मतलब द्रवों का ठोसों की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। फिर घनत्व की बात, डेंसिटी, तो डेंसिटी भी अंतराणु का आकर्षण ज्यादा, ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव का उससे कम, फिर गैस का उसके कम होता है। अब बात करते हैं हम, ठोस हो गया, द्रव, अगली बात गैस की करते हैं। तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं। जैसे H2Cl2 O2H2 मतलब हाइड्रोजन, Cl2 मतलब क्लोरीन, O2 मतलब ऑक्सीजन आदि। अब गैस अवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो निम्न है। आकृति, इनकी आकृति अनिश्चित होती है। इनके कणों के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल नगण्य, मतलब जो गैस के अणु होते हैं, जैसे लाइटर में रखा गया, स्विच दाबा गया, तुरंत गैस, क्योंकि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल शून्य होता, नगण्य, कोई आकर्षण नहीं होता। आकर्षण न होने के कारण सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए इनका ना तो आकार निश्चित ना तो आयतन आपका, दोनों अनिश्चित होता है। तो यहाँ से अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होने के कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है। घनत्व की बात, गैस के अणु बहुत दूर दूर, मतलब इनके मध्य जो कण है उनके बीच में दूरी अधिक होती है। अधिक होने के कारण इनका घनत्व भी बहुत कम होता है। ये हो गई बात हमारी ठोस, द्रव और गैस की। अब दो अवस्थाएं और आती हैं, प्लाज्मा और आइंस्टीन गैस, जिसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके।